आज के मेहमान बहुत ही बुरे इंसान हैं, बहुत बुरे इंसान हैं। लेकिन देखिए कितनी खुशनुमा हंसी है उनकी। मेरे सामने बैठे हैं, बहुत ही उम्दा इंसान हैं और उनका नाम है सदाशिव अमरापुरकर। सदाशिव जी, मैं खुद अपनी तरफ से, विविध भारती परिवार की तरफ से और विविध भारती के करोड़ों श्रोताओं की तरफ से आपका यहाँ स्टूडियो में स्वागत करती हूँ और उन सब की तरफ से आपको कहती हूँ कि नमस्कार। 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 और अब देखिए ना, मेरे मन में ऐसी घटा छाई है, ये प्रश्नों की घटा है। अच्छा। और पता नहीं अब ऐसा लग रहा है कि कौन सा प्रश्न बरस पड़ेगा। ओह, बताइए ना कि कहाँ से शुरू करें, कि आज आपकी अभी यहाँ से निकल के किस शूटिंग में आप जा रहे हैं, यहाँ से शुरू करें और पीछे चले जाएं, या आप अपने बचपन के दिनों को याद करेंगे? नहीं, जो आपको अच्छा लगे वहीं से शुरू करें। तो आप अपने बचपन की ही याद ताजा करें और कुछ बताएं कि कैसे थे वे आपके दिन। मैं एक बहुत छोटे से गांव में पैदा हुआ जिसका नाम अहमदनगर। जी। ना वो शहर है ना वो देहात था, तो ऐसे छोटे से गांव में जब मेरा जन्म हुआ और बचपन बहुत अच्छा गया, खेल कूद में गया। स्कूल में जाते थे लेकिन सिर्फ पास होने तक के मार्क हमें मिलते थे और हमारे पिताजी की एक ही इच्छा थी कि बेटे तुम कभी फेल मत होना, हमेशा पास होना और ग्रेजुएट होना। उसके बाद नौकरी की जरूरत नहीं है, हम कुछ भी व्यापार वगैरह कर लेंगे, लेकिन शिक्षा जरूर लेना। तो ये बात अच्छी थी क्योंकि सिर्फ पास होना था तो 40-50% हमें मार्क्स मिलते थे और बचा हुआ टाइम हम खेल कूद में, शरारतों में, हर चीज में गुजारते थे और हर मौसम का मजा लेते थे। इमलियों के दिन आते थे तो इमलियां खाते थे, आम के दिन आते थे तो बहुत आम खाते थे, चुराते भी थे। हमारा खेत भी था, उसमें भी बहुत दौड़ धूप करते थे। और जामुन खा के आपका गला नहीं बैठ जाता था? सब कुछ होता था। सब कुछ होता था। और हमारे जो रिश्तेदार थे वो और भी देहातों में रहते थे, तो छुट्टियों के दिन हम उनके साथ गुजारते थे। तो उनके साथ जंगल में घूमते थे, प्राणी पंछी सब देखते थे, बकरियों से खेलते थे, उनका दूध पीते थे। गाय को बछड़ा जब होता है तो क्या होता है, ये अनुभव मैंने वहां लिया और मुझे एहसास हुआ कि जब हम पैदा हुए थे तो हमारी माँ को कितनी तकलीफ हुई थी। तो इस तरह का बहुत अच्छा, बहुत जिसको हम समृद्ध कहेंगे, ऐसा मेरा जीवन बचपन का गुजरा है और उसका फल बहुत अच्छा है। आज जब मैं कहीं भी जाता हूँ, आउटडोर शूटिंग में जाता हूँ या किसी से मिलता हूँ और जब उसको देखकर मुझे एहसास होता है कि ये कहाँ से गुजरा होगा ये इंसान, ये आदमी। तो इंसान को समझना, इंसान को जान लेना और उसके बारे में सोचना, ये सब मुझे बचपन में मिला, ये संस्कार। मेरे पिताजी छोटे से व्यापारी थे तो हर तबके के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग हमारे घर आते थे। तो मैं मंदिर में खेला हूँ, मस्जिद में खेला हूँ। हमारे पीछे मस्जिद थी, उसके पीछे आज भी चर्च है, तो वहीं उसी ग्राउंड पे खेला हूँ। तो मेरे लिए तो कभी धर्म की बात, जाति की बात आई नहीं और ये एक बड़ा अच्छा संस्कार मेरे गांव ने मेरे ऊपर किया है। तो अहमदनगर ही में आपका स्कूल का जो है पूरी पढ़ाई लिखाई वहीं पे हो गई और आप इर्द गिर्द जाते रहे हैं? अहमदनगर में ही मेरी पढ़ाई हुई, स्कूल की, कॉलेज की। वही मैंने थिएटर किया, एक्टिंग की। मेरे गांव में पानी कम है लेकिन मेरा गांव छोटा है, मेरे गांव के रास्ते गलत है, मतलब खराब है। हमारा गांव चांद बीबी के नाम गांव से पुकारा जाता है और मुझे तो लगता है कि आज भी अगर चांद बीबी आई तो बिना हिचक के उसी रास्ते पर अपने महल में चली जाएगी। उस जमाने के रास्ते वहां पर है जी। और क्रिएटिव है जी। और मुझे हमेशा ये बात अच्छी लगी है कि मेरे जीवन के हर मोड़ पर मुझे ऐसे इंसान मिले जिसकी वजह से मेरा जीवन दिन ब दिन संस्कारित होते गया। जी, ये जो आपका संस्कारित बचपन है वही आपका साथ
आज भी दे रहा है जी। है ना सदाशिव जी? इसी बात पे आपकी पसंद का कोई एक गीत हम क्यों ना सुन लें? जी जी, जरूर सुनते हैं। पिक्चर का नाम है पोस्ट बॉक्स नंबर 999। अरे वाह, बहुत पुरानी फिल्म है ये। हाँ, और उसके बोल है, मेरे दिल में है एक बात। मेरे दिल में है एक बात, कह दो तो भला क्या है। मेरे दिल में है एक बात, कह दो तो भला क्या है। घड़ी में वो हर रंग की हर अदा है। तेरे दिल में है क्या बात, कैसे बताऊं क्या है। मेरे दिल में है एक बात, कह दो तो भला क्या है। लगती मुझे दुनिया हंसी जब बात होती हो। लगता नहीं है दिल कहीं जब दूर होते हो। लगती मुझे दुनिया हंसी जब बात होती हो। लगता नहीं है दिल कहीं जब दूर होते हो। है राज क्या इसमें, है एक बात, कह दो तो भला क्या है। तेरे दिल में है क्या बात, कैसे बताऊं क्या है। जैसा कहा तुमने मुझे वैसा ही होता है। कहते हैं जिसको प्यार वो ऐसा ही होता है। ओ जैसा कहा तुमने मुझे वैसा ही होता है। ये प्यार की दुनिया नहीं, कोई दिल में आ बसा है। मेरे दिल में है एक बात, कह दो तो भला क्या है। तेरे दिल में है क्या बात, कैसे बताऊं क्या है। तो आप बता रहे थे कि नगर में रह के ही आपने अपना कॉलेज का भी पूरा जो जीवन है वहाँ पे आपकी शिक्षा दीक्षा वहाँ हुई, और इसके साथ साथ वहाँ पे थिएटर भी आपने शुरू किया। वो सब बातें बताइए ना। हाँ, तो आप बहुत शरीर बालक रहे, जी। बहुत शरारती रहे, जी। तो कॉलेज में जाके क्या धमाके किए, क्या हंगामे किए? नहीं, वैसे मैं शरारती तो स्कूल में था, मतलब पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, और मेरे दोस्तों को बताता था कि चलो यार घूमने चलते हैं। और मुझे याद है कि स्कूल में एक दिन मैंने पूरे स्कूल को मेरे साथ लेकर, मतलब हमारी पूरी जो हमारा वर्ग है उनको लेकर, कक्षा को लेकर मैं बाहर निकला था, और दिन भर हम घूमकर शाम को घर लौटे थे। पिटाई नहीं हुई थी? और घर दूसरे दिन जब हम स्कूल गए तो सब बच्चों ने कहा कि सदाशिव ने कहा, इसलिए हम निकले। और मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने कुछ गलती की है। मैंने कहा हाँ, हम बहुत बोर हो गए थे, पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, तो ऐसा लगा थोड़ा घूमकर आए, इसलिए मैंने इनको कहा, और ये सब मेरे साथ आए। हम बाजारों में घूमे, दुकानें देखी, फ्रूट्स देखे, फिर उसके बाद मिठाई की दुकानें देखी, और शाम को घर लौटे। इसमें क्या बुरा है? लेकिन उस वक्त वो बहुत बुरा था, तो इसकी शिक्षा भी मुझे बहुत मिली। और स्कूल में मैं बहुत क्रिकेट खेलता था। मैं हमारी स्कूल की टीम में था, लेग स्पिनर था, बैटिंग भी करता था, और क्रिकेट में इतना मन लगा हुआ था कि मुझे लगता था कि मैं क्रिकेटर बन जाऊंगा। और जैसे ही मैं कॉलेज में आया तो हमारे कॉलेज की एक परंपरा रही है, हमारे कॉलेज के गैदरिंग में
वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन्स होती है जी। आज भी चल रही है वो, और बहुत अच्छी चीज है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े कलाकार इस देश को दिए हैं, महाराष्ट्र को दिए हैं। तो उसमें एक बात थी कि बच्चे ही मतलब विद्यार्थी ही एकांकी लिखते थे, विद्यार्थी डायरेक्शन करते थे और सब विद्यार्थी मिलकर वो वन एक्ट प्ले करते थे। और इसकी कंपटीशन थी और उस जमाने में बहुत बड़ा प्राइज उसके लिए रखा गया था जी। मुझे मतलब रखा जाता था, आज भी रखा जाता है। और उसमें मुझे एक काम करने का मौका मिला और हम कहेंगे कि वो बिच्छू एक्टिंग का उसी वक्त हमें काटा। और उसमें मुझे 10 रुपये का प्राइज मिला उस समय। हाँ, और तब से मेरा क्रिकेट छूट गया और मेरी एक्टिंग शुरू हो गई। लेकिन बिच्छू ने काटा आपको और इसीलिए शायद आप विलन बन गए, ऐसा तो नहीं हुआ? नहीं। नाटक करता रहा जी। धीरे धीरे नाटक में इतना मन लगने लगा, उसकी वजह से पढ़ने लगा, किताबें आई, फिर किताबों में मन लगने लगा और दोस्त मिलने लगे, रात रात जागते रहे, बातें करते रहे। बहुत तूफानी दिन थे। हमारे पैर जमीन पर नहीं थे जी। हम मतलब हवा में दौड़ते थे। और यूथ फेस्टिवल्स वगैरह में बहुत सारे प्राइजेस भी आपने जुटाए होंगे। जी जी जी, यूथ फेस्टिवल में बहुत प्राइजेस लुटाए और हर बार हमारी एकांकी आती थी और उसको काफी प्राइजेस मिलते थे। और जब हमारी गैदरिंग होती थी तो हमें 20-20, 25-25 प्राइज लेने स्टेज पर जाना पड़ता था और वो हमारे लिए सबसे खुशी की बात रहती थी। और इसी दौरान आज जो मेरी पत्नी है सुनंदा, वो तो स्कूल से हमारे साथ थी जी। प्रॉब्लम ये थी कि वो पहले बेंच पे बैठती थी, मैं लास्ट बेंच पे बैठता था क्योंकि वो बहुत होशियार थी और हम तो बस पिछड़े हुए जाति के लोग तो वो थे। पलट के नहीं देखती थी? उस वक्त उन्होंने नहीं देखा, लेकिन बाद में जब हम कॉलेज में इकट्ठा हुए तो धीरे धीरे उनका ध्यान हमारी तरफ गया जी। हमारे अंदर हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे और बाद में हमने शादी भी कर ली। उस वक्त एक फिल्म आती थी जिसका नाम था आराधना और उसका गाना था मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। आ तो गई। गीत सुन लेते हैं जी। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। प्यार की गलियां बाहों की कलियां सब रंग रलियां पूछ रही हैं, प्यार
की गलियां, बाहों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही हैं, गीत पनघट पे किस दिन गाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। सी खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आए, फूल सी खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आए, और कब तक मुझे तड़पाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए, क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए, आ गया तो बहुत पछताएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया आ तू चलिया, चलिया तू चलिया, चलिया आ तू चलिया। लेकिन आप आगे ये बताइए ना कि थिएटर की जो बात है वो वहां से आपकी शुरुआत हो गई जी, और कितने साल, मतलब जब आपके मन में ये सुगबुगाहट होने लगी थी कि मुझे ये सब कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है, तो आपके मन ने ये भी ठान लिया कि आगे जाके एमए वगैरह नहीं करना है, कौन सा विषय था आपका? नहीं, मैं बीए होने के बाद मैंने यही सोचा कि मैं थिएटर करता रहूंगा, प्रोफेसर बनूंगा, और प्रोफेसर बनने के बाद कॉलेज में थिएटर करूंगा, क्योंकि हमारे कॉलेज में मधुकर तोरनमल थे जो प्रोफेसर थे और थिएटर भी करते थे, तो वही आदर्श मेरे सामने था। इसलिए मैंने सोशियोलॉजी लेके पूना गया, पूना यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ, लेकिन उस वक्त भालबा केलकर के साथ पीडीए में नाटक करता रहा जी। रात भर जागते थे, पैदल यूनिवर्सिटी वापस आते थे, और एक दिन भी मैं क्लास में गया नहीं। उस वक्त हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट विद्याधर पुंडलिक जी थे, तो एक दिन पीडीए का एक प्रोग्राम था, तो उसमें उनको एज ए चीफ गेस्ट बुलाया था। तो मेरा नाम सुनकर उन्होंने कहा कि देखो, मुझे आपका नाम कुछ याद आ रहा है। मैंने कहा यस सर, आप मुझे सिखाते हो। मैं सिखाता हूं तुम्हें? मैंने कहा जी हाँ, लेकिन मैंने तो कभी क्लास में आपको देखा नहीं। हाँ बिल्कुल याद आया, मैं जो हर रोज ये लेता हूँ, हाँ रोल कॉल लेता हूँ, उसमें आपका नाम होता है, लेकिन आप कभी दिखे नहीं। तो मैंने कहा देखो, ये पीडीए में मैं नाटक कर रहा हूँ, रिहर्सलें करता हूँ, 11 बजे खत्म होती है, तब तक वो पीएमटी की बस नहीं होती, फिर पैदल यूनिवर्सिटी तक जाना पड़ता है, तो रात को लेट सोते हैं, तो सवेरे लेट उठते हैं, तो आपका पीरियड हो जाता है। अरे बोले एक काम करो, नाटक करते हो अच्छा है, लेकिन
बीच में कभी कभी आया करो ताकि मैं आपका रोल कॉल में नाम लिख दूंगा। अच्छा लगा सुनकर। मैंने कहा सर क्या करूं मैं नाटक के सिवा जी नहीं सकता। तो उन्होंने कहा ये अच्छी बात है, आप आगे बढ़िए। और थिएटर करने लगा। तो फिर उसके बाद उसी वक्त 1 साल हुआ था तो मुझे आपकी आकाशवाणी की तरफ से एज ए अनाउंसर नौकरी मिली। वाह। तो मैं परभनी में अनाउंसर था 6 महीने, जहाँ पे कृषि विद्यापीठ है। जी। और फिर वो नौकरी छोड़ी मैंने क्योंकि तबीयत खराब हो गई। आपको कैसे लगता था जब माइक्रोफोन के सामने? मुझे लगता है उस समय शायद पहली बार आप स्टूडियो में अकेले बैठ के बात कर रहे होंगे श्रोताओं के साथ, तो कैसा लगा था आपको? नहीं अच्छा लग रहा था, लेकिन सामने पैक्स बैठते थे। मतलब प्रोग्राम ऑफिसर। जी। और वो हमेशा ध्यान से सुनते थे कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। और उस जमाने में गांव में हमें बड़ी इज्जत थी, नए होकर भी, क्योंकि वहाँ एक मराठी प्रोग्राम था आपली आवड़, और वो हम सुनाते थे। मतलब जैसी आपकी फरमाइश पे जैसे होता है हेलो फरमाइश। और उस वक्त हम अगर तेल लेने जाएं, किसी होटल में चाय पीने जाएं, तो वो होटल मालिक या तेल देने वाला या सब्जी देने वाला हमें कहता था साहब 2 रुपये कम दो, 1 रुपया कम दो, 8 आना कम दो, लेकिन हमारा नाम लो। तो हमें बड़ा अच्छा लगता था। हम कहते थे नहीं भैया, पैसे क्यों कम लेते हो, मेहनत करते हो। लेकिन बहुत अच्छा लगता होगा नहीं ऐसा जब समाज में लोगों से प्यार मिलता है, इज्जत मिलती है। तो लेकिन आपने छोड़ तो दी वो नौकरी। जी, लेकिन छोड़ दी। और उस वक्त मैंने वहां पर एक फिल्म आई थी प्यासा, पुरानी, बहुत पुरानी, गुरुदत्त जी की। और वो प्यासा फिल्म से मैं बहुत प्रभावित हुआ था। ये प्यासा फिल्म से कौन सा गीत आपको बहुत अच्छा लगा? मुझे सभी गीत अच्छे लगे। अभी एक बहुत अच्छा काम करते हैं, जो आपकी पसंद का गीत हम सुनते हैं और हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगेगा। वो प्यासा फिल्म से आप कह रहे थे। जी जी जी। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली। चाहत के नगमे चाहे तो बाहे सर्द मिली। दिल के बोझ को दूना कर गया जो गम खार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। बिछड़ गया बिछड़ गया बिछड़ गया हर साथी देकर पल दो पल का था। किसको फुर्सत है जो थामे दीवानों का। हमको अपना छाया अक्सर बेगार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। इसको ही जीना कहते हैं तो यूं ही जी लेंगे।
न करेंगे, लब सी लेंगे, आंसू पी लेंगे। गम से अब घबराना कैसा, गम 100 बार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी, कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनसे प्यार तो प्यार मिला। आप पूना पहुंच गए, पूना यूनिवर्सिटी में पहुंच गए, लेकिन पूना से बंबई की तरफ कब आए और कैसे आना हुआ था? नहीं, पूना से परभनी गया, परभनी से फिर नगर आया। स्टेट कंपटीशन जो नाटक होते हैं उसमें हिस्सा लेने लगा और उसमें मैंने एक नाटक किया, काई स्वप्ने विकाई चेत। वो नाटक उसमें मैंने जो एक्टिंग की थी वो बहुत पसंद आई लोगों को। और नासिक में हमारा पहला एलिमिनेशन राउंड था और वहाँ एक जो परीक्षक थे उनका नाम था भिक्कूपई आंगले। उन्होंने मेरी एक्टिंग देखी और मुझे खत लिखा कि आप जाकर बंबई में गोवा हिंदू एसोसिएशन है, वहां जाकर मिलो, वहां एक आपके लिए काम रखा हुआ है। तो और उन्होंने एड्रेस वगैरह दिया था, फोन नंबर दिए थे, तो मैंने वहां फोन किया तो वहां पर रामकृष्ण नाइक करके थे। उन्होंने कहा कि आप आइए और मैं वहां गया। उन्होंने कहा हमारा एक नाटक है नट सम्राट, जो डॉक्टर लागू ने किया था, दत्ता भट्ट ने किया था। अभी दत्ता भट्ट के बाद हम देख रहे हैं, सतीश दुबाशी ने हमको कहा है कि मैं ये करूंगा, लेकिन पता नहीं वो करेंगे या नहीं। लेकिन आपकी एक्टिंग की मैंने इतनी तारीफ सुनी है भिक्कूपई आंगले से, तो मैं चाहता हूं कि आपकी थोड़ी सी टेस्ट ले ले। तो उसमें काम करने वाली जो आर्टिस्ट थी उनका नाम शांताबाई गोखले, उनके पास मुझे लेकर गए। उनमें एक आर्टिस्ट थी शांता जोग, बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, बहुत बढ़िया एक्टिंग करती थी, आज हमारे में नहीं है। उन्होंने मेरी अनंत जोग कर रहे हैं। जी। उन्होंने मेरी टेस्ट ली और उनको कहा कि ये कर सकते हैं। मुझे किताब दिया गया, बोले आप गांव जाइए, हम आपको बुला लेंगे। और बाद में मैंने पेपर में पढ़ा कि वो रोल सतीश दुभाषी कर रहे हैं। बड़ा नर्वस हुआ। फिर दोबारा उन्होंने मुझे बुलाया, बोले उसी रोल के लिए? नहीं, हाँ। हमारे पास एक नाटक है, जयवंत दड़वी ने लिखा है, नाम है बैरिस्टर। वाह। हाँ। विजया मेहता जी डायरेक्ट करने वाली है। आप अच्छे एक्टर हो तो चलो हम विजया जी के पास जाते हैं। मुझे उनके घर ले गए, लेकिन वो मिली नहीं। फिर दूसरे दिन हमको गोवा हिंदू एसोसिएशन के ऑफिस में मिली और उन्होंने मुझे कह दिया कि देखो सदाशिव, मैंने इस रोल के लिए पहले ही चुन लिया है और विक्रम गोखले वो काम करने वाला है, तो इस बार हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर मैं वापस आया और 2 अच्छे नाटक मेरे हाथ से चले गए। लेकिन दिल में एक तमन्ना थी, दिल में एक आवाज बज रही थी, आंखों में एक सपना था कि कोई बात नहीं, और भी नाटक लिखे जाएंगे, हमें रोल आएंगे। और एक दिन अचानक एक फोन मुझे आया, दुर्वांची जोड़ी एक संस्था है उनका, कि हम एक नाटक कर रहे हैं, उस रोल के लिए जो प्रोफेसर का रोल है बहुत बड़ा, उसके लिए हम आपको मिलना चाहते हैं, तो आप बम्बई आइए। जी। मैं तीसरी बार बम्बई आया। अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का प्रोग्राम, और आज के इस प्रोग्राम में मेहमान सितारे हैं जाने माने फिल्म अभिनेता सदाशिव अमलापुरकर। आपसे बातचीत की है कांचन प्रकाश संगीत में। तीसरी बार मुंबई आया तो उन्होंने कहा कि देखो आपने वो नाटक किया था, फाइनल में आया था, वहाँ
पुरुषोत्तम दारवेकर जी थे और उन्होंने आपके नाम का सजेशन दिया है प्रोफेसर के रोल के लिए, इसलिए आपको बुलाया। और चलिए आप हमारे साथ चलिए। तब मैं पहली बार विविध भारती के ऑफिस में आया था। अरे वाह। नीचे छोटी छोटी दुकानें थी और वहाँ गाने बज रहे थे, आपके बरस भेज, बंदिनी का गाना जो आज भी मुझे याद है। आपके बरस भेज भैया को बाबू, सावन ने जो बुलाए रे, लौटेंगे जब मेरे बचपन की सखियाँ, दे जो संदेशा भेजा रे, अब के बरस भेज भैया को बाबू। अम्बुआ तले फिर से झूले पड़ेंगे, रिमझिम पड़ेंगी फुहारे, लौटेंगी फिर तेरे आंगन में साबुन, सावन की ठंडी बहारें, छलके नयन मोरा कस के रे जियरा, बचपन की जब याद आए रे, अब के बरस भेज भैया को बाबू। उसके बाद मैं ऊपर गया, दारवेकर जी ने मेरी तरफ देखा भी नहीं, बिठाया, वो बातें करने लगे और वो उनसे कहने लगे कि मैंने जो आपको कहा था वो नगर में रहता है वो आदमी सदाशिव, उनको लेकर आओ ना। आप किसी जवान लड़के को लाएंगे तो कैसा होगा, वो तो प्रोफेसर का रोल है। तो उन्होंने कहा कि सर ये वही है सदाशिव अमरापुरकर जी। तो वो 2 मिनट तक मुझे घूरते रहे, बोले आपने वो मास्टर का रोल किया था उस नाटक में और आप तो बूढ़े लग रहे थे उसमें और आप तो इतने जवान हैं, ये कैसे हुआ? तो मैंने मन में कहा ये दाद है या क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने कहा मैं वही हूँ। अरे बाप रे, फिर उन्होंने जो मेरी तारीफ की है, बहुत तारीफ की। फिर मुझे कहा कि आप ही इस रोल के लिए फिट हैं, बराबर हैं। आप ये स्क्रिप्ट, उस वक्त वो परदेशी थे, उनका ही वो स्क्रिप्ट था। अभी मुझे उस नाटक का नाम याद नहीं आ रहा है। हाँ, मुझे याद आया, सत्यम शिवम सुंदरम जी। और मैं स्क्रिप्ट लेकर घर आया, गावाया, याद करने लगा, प्रोफेसर के डायलॉग याद करने लगा। 1 महीने के बाद मुहूर्त पे मैं वापस गया तो दारवेकर जी मुझे देखकर कहने लगे आइए आइए बैठिए, लेकिन इस वक्त वो मेरे से बात करने से झिझक रहे थे। और लेकिन प्रोड्यूसर ने कहा कि देखो भाई, हमने आपको वो रोल तो दिया था, लेकिन अभी भी एक सीनियर प्रोफेसर कमलाकर सोनटक के, जो औरंगाबाद से वो जो है उनकी एक्टिंग की स्कूल है, वहां से इस्तीफा देकर आए हैं और वो अब ये रोल करेंगे। अब ये तीसरी बात जब मेरे साथ हादसा हुआ तो मैंने कहा देखो भाई, उसके पहले घर में मेरी हमेशा पिताजी से झगड़े चलते थे, बोलते थे ये नाटक छोड़ दे, ये अपना लाइफ नहीं है। और मैं कहता था नहीं, मुझे नाटक ही करना है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। तो आप करते भी नहीं थे उस समय कुछ नहीं कर सकता था। उस एक दिन मुझे एहसास हुआ कि नाटक के अलावा मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। और इस बार जब फाइनली मुझे पिताजी ने बुलाया तो पिताजी को मैं मिलने गया तो पिताजी ने कहा अगर तेरे जीवन में यही ट्रेजेडी लिखी है तो जाओ करो। और मैं आया था, बैग भरकर आया था, रिहर्सल करने आया था, दोबारा मैं नहीं जाना चाहता था। मैंने कहा आपने ऐसा क्यों किया? बोले क्या करे,
उनका नाम बड़ा है, ये है वो है, उनको लेते हैं। मैंने कहा नहीं, इसमें कोई और रोल हो तो मुझे दे दो। और मैं उसमें एक डबल रोल करता था, एक गुंडे का रोल करता था, और एक लड़के का रोल करता था। वो 2 रोल मैंने, और इस तरह मेरी व्यावसायिक नाटक में पहली बार एंट्री हुई जी। उसके बाद मैंने केंकरे जी के साथ काम किया, और मेरे हाथ में एक नाटक था, मेरे दोस्त ने लिखा हुआ यात्रिक। वो यात्रिक नाटक मैं छबिलदास में करना चाहता था, और इसी वजह से मेरी INT इंडियन नेशनल थिएटर में पहचान हुई, और उनकी तरफ से मैंने पहली बार डायरेक्शन की यात्रिक की जी। उसके बाद मैंने छिन्न नाटक किया, जिसमें स्मिता पाटिल ने काम किया था, आशा लता ने काम किया था, और उसके बाद मैं नाटक में एक्टिंग और डायरेक्शन करता ही गया। तेंदुलकर जी के 4-5 नाटक किए, हैंड्सअप नाटक किया, और उस वक्त मेरी तेंदुलकर जी से बहुत अच्छी पहचान हो गई थी, और वो एक स्क्रिप्ट लिख रहे थे, उसका नाम था अर्ध सत्य जी। और उस वक्त उन्होंने मुझे कहा कि इसमें एक छोटा सा रोल है, और इसके लिए मैंने आपका नाम सजेस्ट किया है। हालांकि जब भी मैं नाम सजेस्ट करता हूं तो डायरेक्टर उसे नहीं लेता है, लेकिन इस बार देखिए आपका लक अगर चलता है तो। और इस तरह मेरी गोविंद निहलानी से पहचान हुई। वो मेरा हैंड्सअप नाटक देखने आए, और उसमें मैं इंस्पेक्टर का रोल कर रहा था, और फिल्म भी इंस्पेक्टर के ऊपर थी, तो मुझे लगा मुझे कोई बड़ा अच्छा इंस्पेक्टर का रोल मिलेगा, और मैंने बड़े जोश के साथ वो नाटक किया। उनको बहुत पसंद आया, अच्छा लगा। दूसरे दिन घर पे बुलाया और कहा देखो आपका नाटक अच्छा था, इंस्पेक्टर का रोल आपने बहुत बढ़िया किया। इस फिल्म में एक रोल है छोटा सा, 3 दिन का काम है, उस कैरेक्टर का नाम है रामा शेट्टी, अर्ध सत्य का रामा शेट्टी। और मैं नर्वस हो गया। मैंने कहा क्या यार, इतनी बढ़िया एक्टिंग मैंने की इंस्पेक्टर की, और ये कौन से शेट्टी फिट्टी का रोल दे रहे, 2.5-3 सीन का है, हमें पसंद नहीं यार। तेंदुलकर जी को पूछा, मैंने कहा ये क्या रोल है? बोले छोटा है, अच्छा है। मैंने कहा मुझे स्क्रिप्ट पढ़ने दो। स्क्रिप्ट पढ़ा, 2-2.5 सीन थे, लेकिन उसका जिक्र बार बार आता था जी। और उस वक्त मुझे फिल्म के बारे में ABCD भी मालूम नहीं था। मैंने कहा चलो एक एक्सपीरियंस होगा। 2-2.5 दिन काम किया, उसको भूल गया। मेरा नाटक चलता था, भूल भी गया क्योंकि बाद में 6 महीने में मैं भूल गया कि मैंने किसी फिल्म में काम भी किया था। क्योंकि आपके अर्ध सत्य के रामा शेट्टी को लोग आज भी याद करते हैं। जी, जी। और मैं तो कहूँ कि एक विलन के लिए एक नया चेहरा आपने उस समय दिया, और कुछ विलन की तरफ देखने का लोगों का नजरिया भी उसी भूमिका से बदल गया और आप भूल गए। जी जी जी, मैं सचमुच मैं भूल गया, क्योंकि मैं इतना नाटक में व्यस्त था कि मुझे मालूम भी नहीं था। और उसके बाद मैं नाटक खत्म हुआ, मैं कुछ काम के लिए गांव गया, और उस वक्त मुझे वहां पे फोन आया कि आपका पिक्चर का प्रीमियर है, आप आइए, आपने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने पिताजी को कहा कि मेरे प्रीमियर शो है, मैंने एक फिल्म में काम किया है। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, अच्छा अभी फिल्म भी करने लगे, वहां भी नाचने लगे, कमर हिलाने लगे। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छी फिल्म है, अच्छा रोल है। नहीं बोले अभी इधर ही रहो, उधर जाने की जरूरत नहीं, अभी कोई आपका मतलब नाटक बिटक नहीं है। मैं वहीं रह गया, प्रीमियर में नहीं गया, प्रीमियर में नहीं जा सका। बात ये हुई कि बड़ा अफसोस लगता था और उदासी छाई हुई थी। और उस वक्त मैंने फिर गुरुदत्त की एक फिल्म देखी, कागज के फूल, और उसमें का वो जो गाना है वो मुझे आज भी बहुत याद आता है। क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया।
तरह कभी हम जुदा न थे, तुम भी खो गए, हम भी खो गए, एक राह पर चल के दो कदम वक्त ने किया, क्या हंसी से तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया। वाकई रामा शेट्टी को लोग नहीं भूल पाए हैं आज भी। और उसके बाद जो है आपकी कई फिल्में आई, जैसे आखिरी रास्ता में जो आपने पॉलिटिशियन चतुर्वेदी का रोल किया, वो भी मुझे वो पूरा सीन ऐसा देख के लगता था कि अभी जाके इस आदमी का गला घोंट दूं। ये जयाप्रदा कुछ नहीं कर पा रही हैं, हम जाके कुछ इसका कर डालें। और मैं समझती हूँ कि यही आपका सक्सेस है, यही एक बहुत बड़ा। हाँ, वो उस फिल्म में एक बहुत मजा हुई थी कि अमिताभ बच्चन जी उसमें थे, जयप्रदा थी, श्रीदेवी थी, और उसके डायरेक्टर थे के भाग्यराजा, जो वहाँ के बहुत बड़े डायरेक्टर और एक्टर भी थे, हीरो भी है जी। और उनको ना हिंदी आती थी ना इंग्लिश आती थी। तो कैसे मतलब उनसे बातचीत कैसे करें। अमित जी को तो बहुत ही प्रॉब्लम होती थी उस वक्त। और वो जब भी जो भी करना समझाना चाहते थे वो थ्रू एक्टिंग ही समझा सकते थे जी। तो उनके बाजू में एक हिंदी और तेलुगु जानने वाला आदमी था, मतलब तमिल जानने वाला, और वो उनको बताते थे, फिर ये हिंदी में हमें बताता था, और बीच में वो फिर एक्टिंग करते थे। तो वो जो सीन है जो उनके ऊपर मैं रेप के बारे में बात करता हूँ, वो सीन जब मैंने किया तो उन्होंने मुझे एक्टिंग करके बताया कि मुझे इस तरह चाहिए। और वो एक एक्टिंग की लैंग्वेज भी होती है ना, तो वो मैं समझ गया जी। और फिर उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल रहे जी। तो एक अलग किस्म का एक्सपीरियंस था और फिल्म लोगों को बहुत पसंद आई, अच्छा हुआ। काफी वैरायटी फिल्में कर रहा हूँ। ये जो विलन बनना और एक साथ कॉमेडियन भी बन जाना, ये आप कैसा कर पाते हैं? कहीं पे मैं हमेशा ये पूछती हूँ कि जैसे आपके प्रोड्यूसर्स या निर्माता जो आपके पास अपना रोल वो भेजते थे, तो वो विलन का रोल रहता था, वो उसमें बदलाव नहीं आया। तो लगातार वही काम करते 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 जब कॉमेडियन का रोल करने को मिल गया, तो उस शय से निकल के इस शय में अपने आप को ढालना, वो आपने कैसे कर लिया? नहीं, मैं एक्टर हूँ और जो भी रोल मेरे सामने आता है उसे लगन और निष्ठा से निभाना मेरा काम है। इसीलिए तो मेरे हर कैरेक्टर को गालियां मिलती है, लेकिन हमें तालियां मिलती है। उम्र एक अलग चीज है जो व्यक्ति की होती है, और फिल्म की जो अदा है, जो भूमिका है, जो रोल है, उसकी एक अलग उम्र होती है। मतलब हर उम्र में कलाकार को अपने आप को ढाल लेना पड़ता है। तो कुछ उसके बारे में बताइए ना, ऐसी कोई किसी भूमिका के बारे में जिसमें आपको लगता है कि बिल्कुल अलग मैं कुछ ये कर रहा हूँ। हाँ, वैसी एक भूमिका मैंने सड़क में की थी जी, महारानी की, यूनक की। वो भूमिका जब मेरे पास आई, उसके निर्देशक थे महेश भट्ट, और बड़े मुझे रोल तो दिया उन्होंने, लेकिन घबराए हुए थे कि इस तरह का यूनक का विलन का रोल लोगों को अच्छा लगना। महारानी का रोल बहुत जरूरी है, और अच्छे लगने के साथ साथ उसकी एक दहशत पैदा करना, क्योंकि आज तक फिल्मों में जितने भी यूनक के रोल हुए हैं वो कॉमेडी के लिए इस्तेमाल किए गए, लेकिन ये रोल लोगों के दिल में दहशत पैदा करे ऐसा होना चाहिए। और उसके लिए उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था, और रोल सुनकर मैंने कहा मैं ये करता हूँ। बोले आपको जरा भी हिचक नहीं हुई हाँ कहने में? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। आप ये कर पाएंगे? मैंने कहा जरूर करूंगा। कैसे करेंगे? मैंने कहा वो आप मुझ पर छोड़िए। इसके लिए क्या करेंगे, कैसे कपड़े पहनेंगे, वो भी मुझ पर छोड़िए। और मुझे सोचने में थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि बहुत साल पहले मैंने एक प्ले किया था, उसमें किंचित गंधर्व का रोल था। वो मैंने किया था कॉलेज में, इसलिए उसके एक्टिंग की मुझे चिंता नहीं थी। मुझे चिंता थी कि इस कैरेक्टर की दहशत कैसे मैं पैदा करूं। और जब हमने
पहला सीन जिस दिन किया उस दिन भट्ट साहब बहुत खुश हुए और उनको कॉन्फिडेंस आ गया कि ये लड़का अच्छा काम करेगा, और उसी का फल मिला मुझे। उस रोल की काफी तारीफ हुई, पिक्चर भी बहुत चली और उसमें काफी अवार्ड्स भी मुझे मिले। तो ये करते वक्त मुझे बड़ा मजा आया। एक उसमें सीन हम करते थे तो मैंने कहा एक सीन इसका साड़ी में होना बहुत जरूरी है कि वो साड़ी पहनकर बात करता है। तो बोले जरूर करेंगे, आप बोलो कैसे करना है। वो छोड़ देते थे और ये उनका छोड़ना बड़ा अच्छा था। मुझे ऐसा लगता है कि प्रोत्साहित करना था। हाँ, कलाकार के साथ साथ जो आपने निर्देशन का इतना सारा काम किया जी, वो ही आपका इसमें जी हुनर। हाँ, तो उस वक्त मैंने किया और बाद में लोगों ने पूछा मुझे कि आपने ये रोल करते वक्त क्या स्टडी किया, कहाँ किसको देखा, क्या नहीं देखा। तब मुझे याद आया कि मैंने वो प्ले किया था, वो एक्टिंग मेरे पास थी। और एक जमाने में मैं जब गया था मेरे दोस्त के साथ किसी काम के लिए, तो वहाँ एक फोटो लगी हुई थी साड़ी में किसी औरत की, और उन्होंने कहा नहीं ये औरत नहीं, ये मर्द है। लेकिन कभी कभी वो साड़ी पहनकर ऐसे बैठते हैं और उनको शौक है साड़ी पहनकर फोटो निकालने की। तो वो मैंने फोटो देखी थी, वो मेरे दिमाग में थी। वो जो यादगार है वो यादगारें हमें काम आती है, वो बहुत बढ़िया होती है। जब आदमी एक्टिंग करता है तो यादें सामने आ जाती है कि भाई देखो ये है, ये है, ये है। वही तो हमारी मतलब जिसको हम कहेंगे कि जीवन का अनुभव जिसको लोग कहते हैं, मैं तो यादगारें कहता हूँ, वही बहुत संपन्न करती है हमें और वही हमसे एक्टिंग करवाती। ऐसे कुछ डायलॉग थे उसमें। डर मत मेरी जान, डर मत, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं कुछ कर ही नहीं सकती। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं आधा मर्द हूं और आधी औरत। देख ना ये किस्मत का खेल तो देख, कुछ नहीं मेरे पास है ना, तो वो सिर्फ दिमाग। हाँ, कमाल का दिमाग है मेरे पास, इसलिए औरतों का धंधा करती हूँ और मर्दों की सेवा। इस जिस्म के बाजार का महाराजा और नाम महारानी। हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जाते। हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जाते। हाय प्यार क्या चीज है ये, जान नहीं पाते। हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जाते। हाय प्यार क्या चीज है ये, जान नहीं पाते। हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जाते।
जाते, तुम जो न होते तो दिल न लगाते। दिल की तड़प हम किसको बताते, आए प्यार क्या चीज है ये जान नहीं पाते। हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जाते। और क्या क्या, मतलब आपकी हॉबीज क्या हैं? आप क्या करना और पसंद करते हैं, या खाली समय में और क्या करते हैं? खाली समय में मैं किताबें पढ़ता हूँ, फोटोग्राफी करता हूँ, दोस्तों से बातचीत करता हूँ। पुराने शिल्प मुझे बहुत पसंद है। मैं मंदिर में जाता हूँ किसी पुराने, तो जरूर वो मंदिर देखना चाहता हूँ और उसी लिए मंदिर जाता हूँ। टीवी देखना मुझे पसंद नहीं है, और आप यकीन नहीं करोगी, मैं ऑल इंडिया रेडियो सुनना बहुत पसंद करता हूँ। वाह वाह वाह, ये तो बहुत ही उम्दा बात कही है आपने जी। आपने कभी लिखा है? जो आप ये कह रहे हैं कि मैं लोगों को देखता हूँ, उनसे सीखता हूँ, उनको अपनी भूमिकाओं में ढाल लेता हूँ, तो क्या आपके मन का कभी ये रुझान नहीं हुआ कि कुछ लिखें भी? नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन एक हादसा जरूर हुआ था कि अपने मराठी थिएटर के बहुत बड़े राइटर वी.वा. शिरवाडकर, जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला था, आज वो नहीं है। मैं और डॉक्टर लागू, एक दो बार डॉक्टर लागू के संग में उनके पास गया था और बातें हो रही थी, और सोशल वर्क कमिटमेंट की बातें हो रही थी। तो मैंने कहा ये बातें करने से क्या होगा, अगर करना है तो चलो जीवन के कुछ साल निकालो, दे दो उनको, काम करते हैं। तो शिरवाडकर जी ने मेरी तरफ कहा, देखा और कहा कि देखो कि समाज सेवा का मतलब ये नहीं कि बाहर निकलो और समाज का काम करो। हर आदमी अपना काम सिंसियरली करे तो भी वो एक समाज सेवा है। तुम तुम्हारे माध्यम से लोगों की सेवा कर सकते हो। उस वक्त समझ में नहीं आई बात। कुछ साल बाद एक स्क्रिप्ट मिला फिल्म का, वो हेलन केलर के ऊपर था। मैंने वो फिल्म पढ़ी और मैं बड़ा खुश हुआ कि एक आंधी गूंगी बहरी लड़की को कैसे सिखाया 100 साल पहले। तो मैं वो स्क्रिप्ट लेकर गया शिरवाडकर जी के पास और कहा कि इसके ऊपर मुझे नाटक लिख के दो, मैं ये नाटक करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, मैं इंग्लिश फिल्म के ऊपर इस तरह नाटक मैं नहीं लिख सकता, आप किसी और से लिखो। तो मैं गया, फिर वापस बैठा, फिर कुछ सीन तैयार किए, कुछ ढांचा तैयार किया, फिर उनके पास आया। तो उन्होंने कहा ये आपने कुछ किया है, लेकिन ये मैं विजुअल नहीं कर सकता हूँ उसको, तो आप ऐसा करो इसके कुछ डायलॉग्स भी लिखो, संवाद लिखो और फिर मेरे पास आओ। फिर मैं गया, फिर कुछ संवाद लिखे, फिर लेकर आया और उनके सामने रखा। हाँ बोले अभी ठीक है, तुम ये रख के जाओ। और उसके बाद उन्होंने 10 दिन में उसमें कुछ संवाद लिखे, और जहां मैंने संवाद लिखे थे उनको अच्छे लगे थे, वो वैसे के वैसे रखे। और इस तरह हम दोनों ने मिलकर एक किमायागार नाम का नाटक लिखा। एक किमियाई हो गई जैसे। जी जी। और वो बहुत उसका नाम भी हुआ जी। उसको काफी सराहा भी लोगों ने। एक फिल्म है सूरत और सीरत, बहुत पुरानी फिल्म है जी ये। जी। बहुत दिया देने वाले ने तुझको। बहुत दिया देने वाले ने तुझको, बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही न समाए तो क्या कीजिए। बीत गए जैसे ये दिन रहना, बाकी भी कट जाए दुआ कीजिए। जो भी दे दे मालिक तू कर ले कबूल, जो भी दे दे मालिक तू कर ले कबूल। कभी कभी कांटों में भी खिलते हैं फूल, वहाँ देर भले है अंधेर नहीं, घबरा के यूं गिला मत कीजिए।
बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही न समाए तो क्या कीजिए। देंगे दुख कब तक भरम के ये चोर, देंगे दुख कब तक भरम के ये चोर। अरे ढलेगी ये रात प्यारे फिर होगी भोर, कब रो के रुकी है समय की नदिया, घबरा के यूं गिला मत कीजिए। बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही न समाए तो क्या कीजिए। बीत गए जैसे ये दिन रहना, बाकी भी कट जाए दुआ कीजिए। आप विविध भारती की तरफ दोबारा जरूर आइएगा। आपसे बात करने का एक मौका हमें जरूर दीजिएगा। और सारे श्रोताओं की तरफ से मैं आपको धन्यवाद कहती हूँ, आगे चाहती हूँ। नमस्कार। नमस्कार। अभी आप सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर से कांचन प्रकाश संगीत की बातचीत सुन रहे थे। आज के मेहमान।